नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे आर ओ के लिए ध्येय IAS का टेस्ट सीरीज। यहाँ पे मैं कराऊंगी पूरे 60 क्वेश्चन, यानी कि जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं सारे मैं यहाँ पे कराऊंगी, पूरे 60 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। यानी कि जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है उसको देखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही होगा वो होगा मुकुंद। कैसे होगा आइए हम जानते हैं। शक, उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, बिड़ौजा आदि सब इंद्र के पर्यायवाची हैं, यानी कि ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। और क्या बच रहा है? मुकुंद। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो ये है विष्णु का पर्यायवाची। विष्णु का पर्यायवाची है मुकुंद, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है बिरध, बी है दंडी, सी है परिव्राजक और डी है अंत। तो यहाँ पे पूछा है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सन्यासी का पर्यायवाची इसमें बिरध, दंडी और परिव्राजक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बच जाता है, यानी कि डी ऑप्शन अंत का है, जो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। और अंत का जो पर्यायवाची होगा वो होगा ध्वंस, नाश, संहार। ये सब अंत का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा है, नहीं है। एक का है उदारता, उदारता का पर्यायवाची औदार्य। बी है कल्पतरु, कल्पतरु का सूरतरु। सी ऑप्शन है लोकेश का शिव होगा। डी है विधु का चंद्रमा होगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा सी, यानी लोकेश जो पर्यायवाची नहीं है शिव का। लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किसका है? ब्रह्मा का। तो यहाँ पे राइट आंसर सही होता है लोकेश शिव। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, प्रभूत किसका पर्यायवाची है? प्रभूत। तो ए ऑप्शन में है बहुत का, बी है पर्याप्त का, सी ऑप्शन में है प्रचुर का, डी में है सभी का। तो प्रभूत है बहुत का, प्रचुर का भी है और पर्याप्त का भी है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है सभी। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? इसमें से शुद्ध विकल्प पूछा, यानी कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर सही होगा ए, सिंधु सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, यानी कि ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? लक्ष्मी के। तो यहाँ पे आप लोग एक एक पॉइंट अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पर्यायवाची से बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है। प्रश्न नंबर 6, नखायुध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हाथी के हैं, बी है सिंह के हैं, सी ऑप्शन है मोर के हैं और डी है सांप के हैं। यहाँ पे नखायुध पूछा है, तो नखायुध होगा सिंह का पर्यायवाची, नखायुध होगा, चित्रक होगा, शार्दुल होगा, ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, बिसिक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बिसिक है बाढ़ का पर्यायवाची शब्द। किसका है? बाढ़ का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। बाढ़ के अन्य इसके पर्यायवाची हैं तीर, सर, आसुक, सिलमुख कह सकते हैं और ईसु, नाराज, सारंग, सब हैं बिसिक, यानी कि बाढ़ के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 8 है, सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में है हदीश्वर, बी में है जगत, सी में है भूषण, डी में है मुकुंद।
तो सम्राट का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पे। तो सम्राट का पर्यायवाची होगा अधीश्वर। क्या होगा? अधीश्वर। और इसको अधिपति, राजाधिराज और महाराजा ये सब भी कहते हैं। भूषण का पर्यायवाची होगा गहना। क्या होगा? गहना। बी में देखते हैं जगत का होगा संसार और मुकुंद का होगा कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची है? किसका है? तलवार का। ए है द्रुम, बी है तरु, सी है करवाल, डी है पिसुन। तो इसमें पूछा है तलवार का पर्यायवाची, तो तलवार का पर्यायवाची होता है करवाल। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। और इसके अन्य पर्यायवाची हैं जैसे खड़ंग, चंद्रहास, कृपाण और असी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असी। ये सब किसके हैं? तलवार के पर्यायवाची। और द्रुम का होता है वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। और तरु का क्या होता है? मतलब तरु का और द्रुम का वृक्ष ही होता है। पिसुन का पर्यायवाची होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। कौवा को कहते हैं काग। तो ये सब है पिसुन के पर्यायवाची। तो यहाँ पे राइट आंसर सही होता है करवाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? रेवती रमण। तो रेवती रमण है बलराम का पर्यायवाची। किसका है? बलराम का। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? कथित का। ए है अकथ्य, बी है कथ्य, सी है कथनीय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि कथित पूछा है, तो इसका विलोम होगा अकथित। क्या होगा? अकथित। इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, वंध्या का विलोम शब्द क्या है? वंध्या। ए है संध्या, बी है उर्वरा, सी है आकृष्ट, डी है निर्झरा। वंध्या का पर्यायवाची होगा उर्वरा। क्या होगा? उर्वरा। सॉरी, यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है, विलोम। तो यहाँ पे वंध्या का विलोम होगा उर्वरा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग एक विलोम युग सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। इति का कथ होगा, उत्साह का निरुत्साह होगा, खंडन का विखंडन होगा, गृह का सन्यासी होगा। तो यहाँ पे जो नहीं ऑप्शन में सुमेलित है वो बताना है। तो यहाँ पे खंडन का विलोम होता है मंडन, ना कि विखंडन। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, नैसर्गिक का विलोम है? ए ऑप्शन में है अनैसर्गिक, बी है कृत्रिम, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम और अनैसर्गिक दोनों होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनैसर्गिक और कृत्रिम। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है दोनों। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी कि गलत नहीं है? ए है आहार का विहार, अनुग्रह का आग्रह, निंद का वंद्य, आमिष का सामिष। यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाता है निंद का वंद्य। निंद का वंद्य, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जबकि आहार का होगा विहार, अनुग्रह का होगा विग्रह। अनुग्रह का होगा विग्रह। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, विधि का विलोम है? विधि का विलोम है, ए है निधि, बी है विधिक, सी है विधिहीन और डी है निषेध। विधि का विलोम पूछा है यहाँ पे, तो विधि का विलोम होगा निषेध। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 17, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है? किसका? लब्ध का। ए है प्रदत्त, बी है अप्रदत्त, सी ऑप्शन है विलब्ध, डी है बंधन। तो यहाँ पे लब्ध का जो विलोम होगा वो होगा प्रदत्त। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 18, हे का विलोम है? ए है दे, बी है हिंसा, सी है उपादेय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हे का विलोम होगा उपादेय।
उपादेय इसका राइट आंसर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म में कौन सा एक गलत है? शब्द दे दिया है और विलोम दे दिया है। ए ऑप्शन में देखते हैं सुगम का अगम, क्षीण का पुष्ट, सूरता का वीरता, लिप्त का निर्लिप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाता है, यानी कि ये गलत है। सूरता का वीरता, सूरता का विलोम होगा भीरुता। क्या होगा? भीरुता। तो यहाँ पे वीरता दिया है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? यानी कि सही पूछा है, कौन सा विलोम इसमें से सही है? तो नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, अमर का अमर्त सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाता है डी, सभी सुमेलित हैं। नश्वर का शाश्वत होगा, नित्य का अनित्य होगा, अमर का अमर्त्य होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे। प्रश्न नंबर 21 है, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यम कोण को क्या कहते हैं? पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यम को क्या कहते हैं? तो पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यम को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। ए ऑप्शन सही हो जाता है। पश्चिम एवं उत्तर के मध्यम कोण को वायव्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर की वायव्य कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाता है ए, ईशान। प्रश्न नंबर 22 है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? यानी कि एक शब्द मतलब एक शब्द दीजिएगा, उसका अर्थ पूछेगा कि इसका क्या होगा। तो अभिजात का होगा अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। क्या होगा? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 23, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर के समतल भूमि को क्या कहते हैं? परित्यका कहते हैं, बी में है अधिक्यता कहते हैं, सी में है अनूठा कहते हैं, डी में है समित्यका कहते हैं। तो पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अधिक्यका। इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 24, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है। ए है पटरानी, बी है पूर्व वधुका, सी है अधिऊढ़ा और डी है प्रौढ़ा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा प्रौढ़ा। बहुत दिन से पहले ब्याही स्त्री है प्रौढ़ा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? यानी कि इसका मिलान सही नहीं है। ए है सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहता है? कृतज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक नहीं कहलाता, ऐतिहासिक कहलाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 26, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है भविष्यत, बी है भावी, सी है भूतपूर्व, डी है अनादि। तो यहाँ पे सही जो आगे होने वाला है वो होगा भावी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा सही होता है? बी। प्रश्न नंबर 27, दुर्योग्य शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? ए है जो कठिनता से जाना जा सके, बी है जो कठिनता से जीता जा सके, सी है जिसे परास्त करना कठिन हो, डी है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। दुर्योग्य का मतलब क्या होता है? जो कठिनता से जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्योग्य। जो कठिनता से जाना जा सके। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। और बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा को क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि। प्रश्न नंबर 28, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। ए है स्वार्थी, बी है पंडित, सी है विवेकी, डी है ज्ञानी। अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका सही अर्थ होगा विवेकी। क्या होगा? विवेकी। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है।
अपना हित और अहित सोचने में जो समर्थ है उसको विवेकी कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। ए है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, बी है जो मुकदमा दायर करे, सी है जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या है? तो इसके लिए है जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, प्रतिवादी कहलाता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा? और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो क्या कहलाता है? जिस पर मुकदमा अभियुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। जो मुकदमा दायर करे उसको वादी कहते हैं। क्या कहते हैं? वादी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 जिसकी गणना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ए है नगण्य, बी है गणनीय, सी है अगणनीय, डी है अगण्य। जिसकी गणना न की जा सके वो अगणनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अगणनीय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। और जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नगण्य। और जिसकी गणना की जा सके उसे कहते हैं गणनीय। गणनीय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 31 अवश्याय किस एक शब्द का एक का तत्सम शब्द है? अमावस का, ओस का, सी है आरसी का, डी है आढ़त का। तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तत्सम का प्रश्न है कि अवश्याय किसका तत्सम है। तो ये है ओस का तत्सम। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। जबकि अमावस्या किसका है? अमावस तथा आद्यत्व आढ़त का तत्सम है। आद्यत्व। आढ़त का क्या होगा? आद्यत्व। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? ए है चक्र का चरवड़, बी है सटक का सकट, सी है ग्रातिगृह का परक, डी है मच्छी का हरिद्रा। तो इसमें सही नहीं पूछा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ज्ञातिगृह परक। परक किसका है? तो ये है परीक्षा का। ये और सभी जो जोड़ियां हैं वो सुमेलित हैं, और ये सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? ज्ञान का जानना, ताम्र का तांबा, स्योत का फिटकरी, डी है प्रणाल का परनाला। तो यहाँ पे राइट आंसर सही होगा स्योत, जो फिटकरी से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन तो सही हो जाता है, लेकिन स्योत का मतलब किसका तत्सम है? तो ये है थोड़ा का। थोड़ा का तत्सम होगा स्योत। जबकि स्फटिक का होगा फिटकरी। स्फटिक फिटकरी का तत्सम होगा। क्या होगा? स्फटिक। प्रश्न नंबर 34 नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा। ए है नक का, बी है नाक का, सी है नींबू का, डी है नया का। तो नक्र जो होगा तत्सम वो होगा नाक का। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नक का होगा नाखून। क्या होगा? नाखून। नख मतलब नाखून। नव्य का मतलब होगा नया। नया का तत्सम होगा नव्य। प्रश्न नंबर 35 बछड़ा का सही तद्भव है। ए है वत्स, बी है बछड़ा, सी है वृत्तक, डी है वर्धक। तो बछड़ा का जो तद्भव होगा वो होगा वत्स। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? प्रतिवेशी, बी है ध्वनि, सी है दीपावली, डी है थोड़ा। तो इसमें तत्सम नहीं पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है स्तोक। क्या होता है? स्तोक। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 37 एक तत्सम शब्द है। ए है भीतर, बी का है बेर,
सी है प्राघुड़ और डी है रैन। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा प्राघुड़। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब भीतर का क्या होगा, तो इसका होगा अभ्यंतर, अभ्यंतर। और बेर का क्या होगा, बेर का होगा बदरी, बदरी। और रैन का क्या होगा, तो इसका होगा रजनी, रैन मतलब रात, रजनी मतलब रात। और पाहुना का होगा प्राघुड़, पहुना का होगा प्राघुड़। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? मक्खन, बी है शकुन, सी है हस्ती, डी है शून्य। तो इसमें पूछा है तद्भव शब्द कि कौन सा है, तो यहाँ पे जो तद्भव होगा वो होगा मक्खन। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है। और मक्खन का जो तत्सम है वो होता है मृक्षण। क्या होता है, मृक्षण, इसका तत्सम है मक्खन का। आगे प्रश्न देखते हैं 39 नंबर का कि हथौड़ा तत्सम है, हथौड़ा का तत्सम पूछा है। ए है हस्त, बी है हस्थौड़ा, सी है हस्त, डी है हथौड़ा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हस्त, हथौड़ा का तत्सम होगा हस्त। ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित तत्सम तद्भव का शब्द का युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है तत्सम तद्भव? सपत्नी का सौद, बी है कर्पूर का कपूर, सी है संड का सांड, डी है शक्कर का शर्करा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही होगा वो तत्सम तद्भव का सही नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे मतलब ऐसे दे दिया है, तत्सम की जगह तद्भव दे दिया है और तद्भव की जगह तत्सम दे दिया, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? परलौकिक, बी है उद्ग्रीव, सी है रचयिता, डी है दौर्लभ्य। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है दौर्बल्य। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। और परलौकिक का होगा पारलौकिक, उद्ग्रीव का क्या होगा, तो उद्ग्रीव होगा। रचयिता का होगा रचयिता। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है प्रश्न नंबर 41 में। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए है अधोगति, बी है जाह्नवी, सी है गुड़गड़, डी है त्याज्य। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है। क्या पूछा है? अशुद्ध वर्तनी वाला। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला होगा जाह्नवी, जाह्नवी, क्योंकि और इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा जाह्नवी, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 43, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अनुसंगिक, बी है अनुसांगिक, सी है आनुषंगिक, डी है अनुसंगिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही हो जाता है, शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डी, आनुषंगिक। प्रश्न नंबर 44, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए है सदोपदेश, बी है विदुषी, सी है व्यावसायिक, डी है मनोकामना। यहाँ पे राइट आंसर सही होगा शुद्ध में व्यावसायिक। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। मनोकामना का क्या होगा? मनः कामना। क्या होगा? मनः कामना। और सदोपदेश का होगा सदुपदेश। क्या होगा? सदुपदेश। और विदुषी का क्या होगा? विदुषी। क्या होगा? विदुषी। प्रश्न नंबर 45, शुद्ध वाक्य चुनिए। ए है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, बी है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, सी ऑप्शन में है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, डी है वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनना था, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए है टिप्पणी, बी है मिष्टान, सी है तात्कालिक, डी है राहुल सांस्कृत्यायन।
यहाँ पे अशुद्ध पूछा है। क्या पूछा है? अशुद्ध। तो यहाँ पे जो अशुद्ध होगा वो होगा राहुल सांस्कृत्यायन, और इसका जो राइट आंसर सही होगा वो होगा राहुल सांकृत्यायन। क्या होगा? सांकृत्यायन, ये सही होगा। सांस्कृत्यायन ये गलत होगा, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ए है मधु सोहन या सोहन जाएगा, बी है मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, सी ऑप्शन में है पेड़ से फल आ रहे हैं, डी है अनेकों बार देख चुका हूँ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ए, मधु सोहन या सोहन, मधु मोहन या सोहन जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा। पेड़ पर फल आ रहे हैं, ना कि पेड़ से फल आ रहे हैं। अनेकों नहीं होगा, अनेक बार देख चुका हूँ। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, बी है मैंने गुरु का दर्शन किया, सी है आज बजट के ऊपर बहस होगी, डी है ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वो हो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। और इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, इसका राइट होगा इतना आलस्य ठीक नहीं है, मैंने गुरु का दर्शन किया। यहाँ पे ये गलत है, इसका सही होगा मैंने गुरु के दर्शन किए, फिर आज बजट पर बहस होगी, ना कि आज बजट के ऊपर बहस होगी। तो यहाँ पे शुद्ध पूछा था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध पूछा है, इसमें गलत कौन सा है? ए है मैंने बोला कल मत आना, बी है ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, सी है आज रविवार का दिन है, डी है एक गिलास पानी दीजिए। तो इसमें अशुद्ध पूछा है, तो इसमें अशुद्ध जो होगा वो होगा सी, आज रविवार का दिन है। और इसका शुद्ध क्या होगा? आज रविवार है। क्या है? आज रविवार है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, बी है सविता हिंदी की शोधार्थी है, सी है कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, डी है काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध होगा मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। यहाँ पे राइट आंसर सही होता है ए। इसका जो सही होगा वो होगा मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया, ना कि वृक्षारोपण। प्रश्न नंबर 51, एक विशेष पद है। फ्रेंड्स, आरो यारो में विशेषण विशेष से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो विशेषण और विशेष से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है हिंदी के लिए। एक विशेष पद है, ए है स्त्रीण, बी है मात्रिक, सी है विधान, डी है शुद्ध। इसमें से क्या पूछा है? तो एक विशेष से पूछा है। विशेष से कौन है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है, विधान। विधान का क्या होगा? वैधानिक। स्त्रीण का क्या होगा? स्त्री। मात्रिक का होगा माता, क्षुब्ध का होगा क्षोभ। लेकिन यहाँ पे विशेष से पूछा है तो इसका होगा विधान का वैधानिक। मतलब विशेषण में वैधानिक होता है और विशेष में विधान होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा? सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? क्या है विशेषण? ए है इष्ट, बी है आर्स, सी है घृणित, डी है गौरव। इसमें से विशेषण शब्द नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाता है गौरव। गौरव जो है विशेषण नहीं है। यहाँ पे आगे बात करते हैं, एसड़ का इष्ट होगा विशेषण, यानी कि ये जो इष्ट है वो भी विशेषण है, इसका विशेष एसड़ होगा। घृणित का होगा घृणा विशेष से, और आर्स का होगा ऋषि। ऋषि होगा विशेष से, विशेषण में आर्स होगा और विशेष में ऋषि होगा।
यहाँ पे जो सही आंसर है वो है गौरव। प्रश्न नंबर 53, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ए है उस, बी है पागल, सी है पैसे, डी है इतने। तो यहाँ पे गुणवाचक पूछा है, तो गुण में क्या है? तो गुण में है कि वो पागल है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। ये एक आदमी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, पागल। अगला प्रश्न है 54 नंबर का। निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पाँव के समान अटल, सभी सुमेलित है। तो यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाता है, सभी सुमेलित है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? कमला अति सुंदर लड़की है, बी है राम चंचल लड़का है, सी है लाल घोड़ा दौड़ रहा है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही होगा वो होगा ए, क्योंकि कमला अति सुंदर लड़की है, इसमें अति लग गया है, यही है प्रविशेषण। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? ए है सामरिक, संश्लेषण, ज्ञात स्वर्ण, बी है अनासक्त, ऐतिहासिक, महज, सरीखा, सी है तंबूल, तत्व, जोगी, जुदा, डी है घात, गरीबी, चरित्र, जाति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही होगा वो होगा बी, विशेषण का सही है क्रम अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में कौन एक विशेष विशेषण युग नहीं है? यहाँ पे युग्म पूछा है। ए है पथ का पाथे, बी का है फेन का फेनिल, सी में है विरोध का विरुद्ध, डी में है हार्दिक का हृदय। तो यहाँ विशेषण और विशेष का युग्म जो सही नहीं है वो पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है, हार्दिक का हृदय, हार्दिक का हृदय। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष है? ए अजित, बी है अंतर, सी है अधिकारी, डी है आंतरिक। इसमें से विशेष से पूछा है, तो विशेष होगा अंतर, अंतर विशेष से है, इसका विशेषण क्या होगा? आंतरिक, आंतरिक इसका विशेषण है अंतर का, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 59, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? ए है अव्यय, बी है विशेषण, सी है विशेष, डी है क्रिया विशेषण। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। लास्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर का। निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा एक सही विशेष से शब्द युग्म नहीं है, यानी कि उसका मिलान सही नहीं है? ए में है परख का प्राचीन, बी में है तबाही का तटस्थता, सी में है फौजी का फुर्तीला, डी में है झूठा का झंकृत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर सही होगा वो होगा तबाही का तटस्थता। तबाही एवं तटस्थता एक विशेषण है, ना कि विशेष से है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे ध्येय IAS का टेस्ट सीरीज हिंदी के लिए। यहाँ पे मैंने टोटल 60 क्वेश्चन कराए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।